नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अभी तक हमने भूमि, मृदा और जल संसाधन वाला चैप्टर कर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आज की वीडियो में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो। देखिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं जल संसाधन। तो इसमें जल के बारे में हम जानेंगे, क्या होते हैं जल संसाधन और इसके बारे में क्या क्या और जानकारियां हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे सीटेट एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है भूपृष्ठ, यानी कि भूपृष्ठ के 3/4 भाग पर क्या है, जल है। तो 3/4 का मतलब आप समझते हैं 75%। तो 75% भाग पर क्या है, जल है भूपृष्ठ के। अब अगला पॉइंट दिया है महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर है। तो जो महासागर है वो पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग पर है, जिसको हम 66% बोल सकते हैं। तो 66% तो महासागर ही महासागर है। बचा जो ये 9% जो पूरे भूपृष्ठ का होता है, वो क्या है, वो और तरीके का जल है, जैसे कि बर्फ का हो सकता है, नदियों का हो सकता है, झील तालाब उनका हो सकता है। तो ये बाकी का बचा हुआ इस पूरे जल में से जो है वो 66% सिर्फ और सिर्फ महासागर का है। अगला पॉइंट दिया है अलवण जल, जिसको हम पीने योग्य जल बोल सकते हैं। ये पूरी पृथ्वी पर 2.7% ही है। तो ये पूरी पृथ्वी पर जितना, जैसे मान लीजिए 100 लीटर अगर पानी है पूरी पृथ्वी पर, तो उस 100 लीटर में से सिर्फ 2.7 लीटर पानी क्या है, पीने योग्य पानी है। इस तरीके से आप समझिए। तो अगर 100% जल जितना भी है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.7% पानी क्या है, पीने योग्य है, जिसको हम अलवण जल बोलते हैं। और जो समुद्र का जल होता है वो होता है लवणीय जल, यानी कि खारा पानी। तो जो पीने योग्य जल है वो बहुत कम है हमारा। अगला पॉइंट दिया है केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है। किस रूप में, भूमि, नदियां और झील तथा जलवाष्प। जलवाष्प यानी कि वर्षा। तो जो 1% जल है वो हमारे पीने के लिए उपलब्ध है हमारे वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी पर। और बाकी के इस 2.7 में से बता रहे हैं कि इस 2.7 में से केवल 1% जल क्या है, उपलब्ध है पीने के लिए। तो यहाँ कितना बचा, 1.7 कहा गया, जो हमारी रेंज में नहीं है, जो बर्फ की चादरों में, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका जैसे प्रदेशों में है। तो इसमें से केवल 1% जल ही क्या है, हमारे लिए उपलब्ध है भूमि में। जैसे भूमि का मतलब क्या है, जमीन के अंदर जो पानी पाया जाता है वो, नदियों में, झीलों में, और बारिश का पानी यानी कि जो जलवाष्प बन जाता है वो। अगला पॉइंट दिया है पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। तो आप देखिए, पृथ्वी पर अगर कोई आपसे क्वेश्चन सीटेट में आ जाए कि क्या जल को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, और वो कथन और कारण करके पूछ ले कि हाँ जल को बढ़ाया जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता है, और क्यों नहीं घटाया जा सकता है वो बोल दे, तो इसका कारण है जल चक्र। जल चक्र के कारण जल को ना तो बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा अलवणीय जल है, जो पीने योग्य पानी है, इसको हम जरूर कम कर सकते हैं, क्योंकि अलवण जल अगर हमारे वायुमंडल से, हमारी पृथ्वी से कम हो जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, लवणीय जल में जाके मिल जाएगा। जो समुद्र के पानी है वहां जाकर मिल जाएगा बारिश से। जब बाष्प बनेगा या फिर वो वेस्ट होगा तो कहाँ जाएगा वो, हमारे को तो वापस मिलना नहीं है, वो तो पूरे वायुमंडल, पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। तो उसकी क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है उस पर जल ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो ये इसका पूरा पूरा मतलब है। और उसका कारण क्या है, जल चक्र। जैसे कि पानी पहले यहाँ पर, जैसे ये पानी है समुद्र का, ये यहाँ से भाप बनकर जा रहा है और यहाँ पर बादलों में इकट्ठा हो गया ये, और फिर ये बारिश बन के नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा पानी। तो ऐसे ही यहाँ से फिर नदियों के रूप में फिर दोबारा समुद्र में चला जाएगा। ये पूरा जो पैटर्न है यही कहलाता है जल चक्र। पहले पानी भाप बन के बादल में आएगा, फिर बारिश बन के फिर जमीन पर लौट के आएगा, फिर जमीन में नदियों के जरिए और बर्फ जो पिघलती है उनसे नदियां बनती हैं। इस तरीके से घूम फिर के पानी जमीन में और कहाँ जाएगा, समुद्र में। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी पर ना जल बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। अगला पॉइंट दिया है अधिकांश अफ्रीका। आपको ये सारे देश याद करने हैं कि ज्यादातर जितने भी अफ्रीका के देश हैं वो पश्चिम एशिया के देश, दक्षिणी एशिया के देश,
पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, यानी पूरी ऑस्ट्रेलिया के जितने भी हिस्से हैं या देश हैं वो पूरे अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। तो वहां पर जो अलवणीय जल है उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसकी क्या है, कमी है। तो इन सारे देशों में, इन सारे जो महाद्वीप हैं, यहाँ पर क्या है, जल की जो अलवण जल है उसकी आपूर्ति में काफी कमी महसूस कर रहे हैं वो। ये देश ऐसे हैं जहां पर अलवणीय जल बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। देखते हैं हमारी अगली स्लाइड। देखिए आगे दिया है जल का अभाव। तो जल का अभाव किन किन कारणों से होता है? मौसम अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता। कहीं पर बारिश ज्यादा होती है साल भर में, कहीं पर कम होती है, कहीं का मौसम शुष्क होता है, कहीं का काफी उष्ण होता है। तो जैसे उसी कारण से क्या होती है, जो वहां की वार्षिक बारिश है, वर्षण है, उसमें कमी आती है और कहीं पर ज्यादा होती है। इस वजह से किसी किसी स्थान पर जल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। या फिर अति उपयोग और संदूषण के कारण, जैसे कि नदियों में जो हम गंदगी फैलाते हैं, जो फैक्ट्रियों से गंदगी होती है, और जल का अति उपयोग यानी कि जितना उपयोग है उससे भी ज्यादा उसका यूज करना, जितना जरूरत है, जितनी जल की जरूरत है उससे ज्यादा यूज करना, क्या होगा, जल को वेस्ट करना होगा। तो अति उपयोग है और प्रदूषण है, इसके कारण भी क्या हो रहा है, जल का अभाव हो रहा है। और ये किस जल की बात की जा रही है? ये बात की जा रही है अलवणीय जल की। अब अगला पॉइंट दिया है वन और अन्य वनस्पति। वन और अन्य वनस्पति क्या करते हैं? भूमि जल को पुनः पूरित करते हैं। अगर हम वन लगाएं और ज्यादा से ज्यादा वनस्पतियों के पेड़ पौधे लगाएं, इससे क्या होता है, वो पेड़ पौधे उस जल को जमीन पर क्या करते हैं, उसको दोबारा से उसकी पूर्ति करते हैं। जो भूमिगत जल होता है, जैसे कि हम बताते हैं जो समरसेबल होती है, ट्यूबवेल होता है, ये क्या करता है, जमीन से पानी को बाहर निकालता है। तो उसी पानी की पूर्ति कौन करते हैं? वन और अन्य वनस्पति। तो ये क्या करेंगे, ये जल को बढ़ाएंगे। कौन से जल को? अलवणीय जल को। अगला पॉइंट दिया है जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह का बचाव विधि। अगर हम जल का संग्रहण करेंगे तो ये पृष्ठीय प्रवाह का क्या करेंगे, उसका बचाव करेंगे। ये उसी की क्या कहलाएगी? विधि कहलाएगी। अगर हम जल का क्या करें? संग्रहण करें। अब जल संग्रहण क्या होता है? जो वर्षा का जल होता है, अगर उसको इकट्ठा किया जाए, उसको इकट्ठा करने के बाद हम अपने डेली यूज में लाएं, उसी को हम बोलते हैं जल संग्रहण। तो ये हो गया जल संग्रहण। अब आपको मैं बता दूं, 2 घंटे वर्षा हो रही है अच्छे से, तो उससे हम 8000 लीटर जल का संग्रहण कर सकते हैं। अगला पॉइंट दिया है जल रिसाव को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? नहरों को पक्का करना, इससे जल का रिसाव कम होगा अगर नहरों को क्या कर दिया जाए, पक्का कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट दिया है सिंचाई की ड्रिप या टपकन विधि। ये सिंचाई हम खेती करते हैं उसमें सिंचाई करने के लिए, पानी लगाने के लिए फसल में ड्रिप या टपकन विधि जिसको बोलते हैं, उसका यूज करेंगे तो क्या होगा, जल काफी बचेगा हमारा और उसका रिसाव कम होगा। अगला पॉइंट दिया है स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना। स्प्रिंकलर क्या होते हैं? ये पूरे बौछार की तरह पूरे खेत में एक ही बार में उसकी जैसे फव्वारा चलता है, उस तरीके से इससे क्या होता है, जल लगता है फसल में। तो उस जल का यूज हम करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, उसका रिसाव कम होगा और उसके वाष्पन में भी कमी आएगी। जैसे अगर खेतों में डायरेक्ट हम जो नहरों से पानी भरते हैं, वो पानी खेत में भर जाता है, सारा पानी एक साथ पूरी फसल नहीं ले पाती है, कुछ का क्या होता है, वाष्प बन के वो वातावरण में चला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्प्रिंकलरों और जो ड्रिप या टपकन विधि से अगर हम सिंचाई करें तो जल के वाष्पन में और जो उसका रिसाव है उसमें काफी कमी आएगी। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में हमारे वन्य जीव और वनस्पतियों के बारे में। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, और अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। तो पॉइंट दिया है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच के जो जुड़े एक संकरे यानी कि पतले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो इन्हीं तीनों के बीच में पाए जाएंगे, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच में जो जुड़ा हुआ एक पतला क्षेत्र है उसी में पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। इसी को क्या कहते हैं, जैव मंडल। तो यहीं पर सारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट दिया है जैव मंडल
में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। जैसे कि हम इंसान है, पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, और जो मांसाहारी हैं वो क्या है, जानवरों पर निर्भर हैं। इसे क्या कहते हैं, हम पारितंत्र कहते हैं। तो अगर एक दूसरे से संबंधित हैं और निर्भर हैं उनके ऊपर, जितने भी जीवित जातियां हैं वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जब निर्भर हो जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो इस पूरे प्रक्रम को हम कहते हैं पारितंत्र। अब इसी में जैसे जानवर भी हैं, जैसे कोई लोमड़ी है, कोई शेर है, वो क्या दूसरे जानवरों को खाएगा, कोई गाय है वो घास को खाएगी, भैंस घास को खाएगी, और चिड़ियां क्या खाएंगी, दाने खाएंगी। ये तो इस तरीके से ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसी को हम पारितंत्र बोलते हैं। अगला पॉइंट दिया है, इसी से रिलेटेड मैंने आपके लिए लिख रखा है, डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन या इबुप्रोफेन, ये पीड़कनाशी होती है जो जानवरों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है दवाई। ये इंसानों ने ही बनाई है। तो इससे क्या होता है, गिद्ध की किडनी खराब होने के कारण गिद्ध मर रहे हैं। तो ये मैंने किडनी इसलिए स्पेशली लिख रखा है, अगर पेपर में वो पूछ लें कि डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन खाने के कारण जो गिद्ध हैं वो मर रहे हैं, तो इसमें गिद्ध का कौन सा अंग खराब हो रहा है, तो वो फेफड़े बोल सकते हैं, और उनकी जो कुछ भी पूरे शरीर में कुछ भी बोल सकते हैं कि उनके पंख टूट जाते हैं या उनकी चोंच टूट जाती है। तो इसमें आंसर आपको देना है, किडनी खराब होने के कारण गिद्ध मर रहे हैं। अब ये गिद्ध को ही क्या बोला गया है, अपमार्जक। जो भी पर्यावरण की गंदगी को खत्म करते हैं उन सबको हम बोलते हैं अपमार्जक। तो ये गिद्ध भी अपमार्जक का काम करते हैं, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। जितने भी जैसे कोई भी जानवर अगर मर जाते हैं तो उनको खाकर क्या करते हैं, वो अपना भी भरण पोषण करते हैं, और वातावरण में जो कीटाणु फैलने वाले होते हैं उनको भी कम करते हैं, इसलिए गिद्ध को अपमार्जक बोला गया है। अब हम देखेंगे वनस्पति के बारे में। वनस्पति की जो वृद्धि है वो सिर्फ और सिर्फ तापमान और आर्द्रता पर निर्भर होती है। अगर वहां का तापमान और आर्द्रता अच्छी है तो वनस्पति क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। अगर तापमान और आर्द्रता उसके विपरीत है, उसके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उसमें क्या होगी, कमी होगी। अब ये वनस्पति 4 प्रकार की बताई गई है पूरे विश्व में। देखते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं हम। जो वनस्पति है उनको 4 वर्ग में बांटा गया है सारे विश्व की। तो इन 4 वर्गों को हम देखते हैं। पहला दिया है वन, दूसरा घास स्थल, तीसरा गुल्म, और फोर्थ है टुंड्रा। ये चारों वर्षा के और पानी के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं, मतलब कि इतने प्रकारों में बांटी गई हैं। जैसे वन है, जहां पर सबसे ज्यादा जल, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर क्या पाए जाएंगे, वन पाए जाएंगे। बड़े बड़े वृक्ष काफी आसानी से वहां पर क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अगला दिया है घास स्थल, जहां पर वनों से थोड़ी सी कम वर्षा होगी, वहां पर क्या पाए जाएंगे, घास स्थल पाए जाएंगे। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो उतने बड़े और उतने मजबूत नहीं होते हैं, उतने घने नहीं होते हैं जो वनों में पाए जाते हैं। तो ऐसी जगह क्या पाया जाता है, घास स्थल। अब घास स्थल से भी कम वर्षा अगर कहीं होती है तो वो कहलाते हैं जैसे कि मरुस्थल, मरुस्थल यानी रेगिस्तान। तो ऐसी जगह जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं गुल्म। तो यहाँ पर क्या होती है, वर्षा सबसे कम होती है। अब बात आती है टुंड्रा की, तो यहाँ पर वर्षा नहीं, यहाँ पर क्या होती है, बर्फ होती है। जहां पर बर्फ होती है वहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं टुंड्रा। यहीं पर लाइकेन और मॉस वनस्पति भी पाई जाती हैं। मेन उन 2 नाम को आप याद रखें, एक तो लाइकेन और एक मॉस। ये 2 वनस्पतियां भी यहीं पाई जाती हैं, कहां पर, जहां पर टुंड्रा प्रदेश होते हैं, यहाँ पर बर्फ होती है। लाइकेन और मॉस ये 2 हैं, ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो ये जलवायु में परिवर्तन है, वो तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि चलो ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मानव हस्तक्षेप है ये क्या क्या है, जैसे कि वनों की कटाई, और जो बहुत ज्यादा अनअधिकृत, जो जिनका कोई अधिकार नहीं है, वैसे शिकार किए जा रहे हैं, जंतुओं को मारा जा रहा है। जैसे कहते हैं कि हाथियों के दांतों के लिए हाथियों को मारा जाता है, हिरन को मारा जाता है उसकी खाल के लिए, और चीता को, शेर को, इनको सबको मारा जाता है। ये सारे शिकार बहुत सारे
जंतुओं के तरह तरह के इंसान अपने उपयोग के लिए करता है शिकार। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जंतुओं में और पौधों में दोनों में ही क्या हो रहा है, प्राकृतिक आवास उनके कम होते आ रहे हैं और नष्ट होते आ रहे हैं। और जो जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या होता है, जैसे मृदा अपरदन है, भूस्खलन है, सुनामी है, जंगलों में आग लगना है, ये सब क्या होता है, ये सब जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। तो जो जो चीज इंसान खुद से नष्ट कर रहा है उसकी वजह से जलवायु भी प्रभावित होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पारितंत्र में क्या होता है, जीव जंतु और ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो अगला पॉइंट भी इसी के ऊपर दिया है, राष्ट्रीय उद्यान किसको कहते हैं, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक यानी कि उसकी जो स्थिति के हिसाब से है, वो जो एकता है उसकी रक्षा के लिए प्राकृतिक क्षेत्र जो बनाए जाते हैं उसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो एक तो जो अभी का समय चल रहा है वो, और भविष्य की जो पीढ़ी आने वाली है वो पीढ़ी के लिए या तो एक पारितंत्र बनाए या एक से ज्यादा पारितंत्र, और उनमें क्या रखनी है, एकता रखनी है उनकी स्थिति के हिसाब से, और उसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। तो ऐसे जो प्राकृतिक क्षेत्र बनाए जाते हैं अलग से, उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो आज का ये हमारा चैप्टर पूरा खत्म हुआ। अब आगे हम ऐसे चैप्टर करते आएंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो जो आप ये वीडियो से पढ़ रहे हैं इनके नोट्स बनाते चलें, जिसका साथ के साथ आपको रिवीजन करना है। मेरी तरफ से आप ये निश्चिंत रहिए कि आपका पूरा सिलेबस होगा या नहीं होगा, आपका पूरा सिलेबस होगा। और ये नहीं सिर्फ भूगोल का, सभी होंगे। बस अभी जो वीडियो मिल रही है आपको शॉर्ट में, आपको उनके नोट्स बनाते रहना है। ये वीडियोस कभी कभी 2 कभी 3 ऐसे भी मिलेंगी आपको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।